हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 19 है। और दोस्तों आइए आज के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन है कि अभावजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स के कारण जो किसकी कमी से होता है। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स रोग होता है, जो आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, तो साइना कोबलामिनी, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो आपके एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों विटामिन डी और विटामिन ई में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आइए देखते हैं इनका रासायनिक नाम। तो विटामिन डी की अगर मैं रासायनिक नाम की बात करूं तो कैल्सीफोरल, साथीगण ध्यान देना है। और अगर मैं विटामिन ई की रासायनिक नाम की बात करूं तो वहीं टोकोफेरल, ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं विटामिन ए का तो रेटिनोल आ जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं दोस्तों। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और अगर 2025 में अगर दोस्तों आपके लिए थोड़ा भी अगर जीके जीएस में प्रॉब्लम है ना दोस्तों, तो मैंने दोस्तों 2016 से लेकर 2021 तक, यानी 2016, 2021, 2020 में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा था, उसमें से टॉपिक वाइज करके दोस्तों मैंने ई बुक बनाया हूँ। दोस्तों आपके लिए 17 टॉपिक रखा हूँ, करीब 500 से अधिक क्वेश्चन है साथीगण। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनका मात्र और मात्र 21 रुपये रखा हूँ दोस्तों। ऐसे मेरे साथीगण, अगर आपको लेना है तो दोस्तों आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना दोस्तों, अभी तक कम से कम बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने ले चुका है। अगर मैं बात करूँ पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्यकाल, नदी बांध, झील, खेल कूद, पुस्तक, लेखक और त्यौहार एवं उत्सव, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र, आने के साथीगण जितने भी ये टॉपिक है और जनगणना वगैरह सब कुछ डाला गया है आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ई बुक होने वाला दोस्तों। अगर मैं तब कहूँ ना कि इसका ओवरव्यू क्या दोस्तों, तो आप देख सकते हो दोस्तों पूरे सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। अगर मैं बात करूँ पुस्तक एवं लेखक से पूरे सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है, पंचवर्षीय योजना से पूरे सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद ई बुक रहने वाला है। अगर दोस्तों आपको लेना है तो आपका स्वागत है, व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी के लिए भगवान को धन्यवाद देकर बैसाखी त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, अगर मैं आंसर, तो जिंदगी, स्वास्थ्य, जलवायु, फसल कटाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर फसल कटाई जब अच्छा हो जाता है ना, तो इसीलिए भगवान को धन्यवाद देता है और इसीलिए बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं कुछ पंजाब से इम्पोर्टेंट अगर फेस्टिवल की बात करूँ तो लोहड़ी फेस्टिवल साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ दूसरा जो बैसाखी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो बसंत पंचमी, ये भी आपके पंजाब में मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ आपके एग्जाम में सिक्किम से रिलेटेड अगर कुछ फेस्टिवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथीगण सागा दावा आप सबको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ तो लोसुंग, ये भी आपके सिक्किम का है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ और इससे इंपॉर्टेंट, तो लहब सोल, बहुत इंपॉर्टेंट साथीगण। ये जितने भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना ना साथीगण, आपके एग्जाम का हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम के लिए बेस्ट आपकी क्लास होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल का झील इसमें से कौन सा है, तो देवताल झील, पुष्कर झील, लोनार झील और सांभर झील। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं ना, तो सांभर झील सबसे खारे पानी की झील है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड आपकी अगर मैं बात करूँ कि देवताल झील कहाँ पे है, तो आपके उत्तराखंड में है दोस्तों, याद रखना है। अगर मैं पुष्कर झील की बात करूँ तो आपके राजा के स्थान राजस्थान में पुष्कर झील है। अगर मैं लोनार झील की बात करूँ ना दोस्तों, तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है। और वहीं दोस्तों सांभर अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपके राजस्थान में, जो बहुत इंपॉर्टेंट झीलों में से झील राजस्थान से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि लाहौर में बादशाही मस्जिद जो किसके द्वारा बनाया गया था, तो शेर शाह सूरी द्वारा, औरंगजेब द्वारा, हुमायूं और इल्तुतमिश। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि लाहौर में बादशाही मस्जिद जो है ना,
सो आपके औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था साथीगण। अगर मैं बात करूं शेर शाह सूरी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इनका जो कैपिटल है ना दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको साथीगण याद रखना है सासाराम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं साथीगण की ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। और इन्होंने दोस्तों अपने शासन काल में चांदी के सिक्के को जारी किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में हमेशा शेरशाह सूरी से और शाहजहां से रिलेट करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ताकि आप कंफ्यूज होगे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों मैं औरंगजेब से अगर कहूँ ना, तो औरंगजेब का अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ साथीगण, तो 1658 से लेकर 1707 के बीच में था। ये भी पॉइंट याद रखना है। और औरंगजेब ने साथीगण जजिया कर को पुनः शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट साथीगण, ये क्वेश्चन कई बार का पूछा गया है कि जजिया कर को पुनः किसके द्वारा शुरू कराया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। और औरंगजेब के द्वारा दोस्तों आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया था। एक लाहौर में बादशाही मस्जिद और वहीं आलमगीर मस्जिद, ये दोनों आपके औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अगर मैं हुमायूं से बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में इनका कन्नौज युद्ध, ये दोनों याद रखना है। और इन्होंने सरहिंद का युद्ध भी लड़ा था 1555 में दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखना है। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि हुमायूं का जो मकबरा है ना, सो हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, याद रखना। इल्तुतमिश दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम अगर शासक की बात करूँ तो इल्तुतमिश आ जाएगा। और इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक कार्यकाल रहा था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्वसीमा लगभग किस सीमा तक होती है, तो 20 HZ यानी कि हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 10 हर्ट्ज से लेकर 10,000 हर्ट्ज तक, 40 HZ से लेकर 40,000 HZ तक, और 30 HZ से लेकर आपके 30,000 HZ तक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण, तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आ जाएगा। कि जो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो सर्वसीमा होता है ना, सो आपके 20 HZ से 20,000 HZ के बीच में होता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ओंगेस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है। अगर मैं ओंगेस की बात करूं ना, तो ये ओंगेस आपके अंडमान और निकोबार में रहने वाला एक प्रकार से आदिवासी समूह है दोस्तों। हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी आपके जनजाति हो जाएगा, उनसे रिलेटेड दोस्तों आपके NTPC में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन दोस्तों हर एक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको उसी लेवल के साथ साथीगण पढ़ के याद रखना होगा और तैयारी रहना होगा। डैश की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था। तो लॉर्ड एल्गिन, एडविन मोंटेग्यू, चार्ल्स प्रथम और लॉर्ड लिंथिगो। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं, तो एडविन जो मोंटेग्यू है ना, उन्हीं के सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 जो तत्कालीन वायसराय के द्वारा पारित किया गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं लॉर्ड लिंथिगो से बात करूँ ना दोस्तों, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ था ना, उस समय कौन से गवर्नर थे, तो लॉर्ड लिंथिगो थे। और अगर मैं बात करूं कि जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया था ना, इसके समय भी लॉर्ड लिंथिगो था। और दोस्तों अगस्त पराजदाव आया था ना जब 1940 में, उसके समय भी आपके लॉर्ड लिंथिगो था। ये तीनों पॉइंट आपको लॉर्ड लिंथिगो से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि अशोकन शिलालेखों के विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात के आधुनिक राज्य में है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरनार, कालसी, शिशुपालगढ़ और संताती। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना दोस्तों, तो आपकी गिरनार आ जाएगा, ठीक है। हमेशा दोस्तों अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक से दोस्तों 14 शिलालेख, दोस्तों 14 का 14 दोस्तों फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं बात करूं अशोक के गुहा शिलालेख कितने थे, तो 3 गुहा शिलालेख थे। अगर मैं बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी दोस्तों कि हाथी बड़ा घोसंडी जो शिलालेख है ना, सो भारत की सबसे बड़ी शिलालेख है। ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में याद रखना, जो राजस्थान में है, कि हाथी बड़ा घोसंडी जो शिलालेख है ना, सो भारत की सबसे बड़ी शिलालेख है और ये राजस्थान में है। क्योंकि अशोक के शिलालेख से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि रोजगार के स्तर को बढ़ाने
गरीबी को कम करने और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1947 से 1979 तक की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना आपके 1974 से लेकर 1979 तक चला था, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्हीं में दोस्तों गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना लाया था, जो दोस्तों ये पांचवी पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम में एक बार नहीं 10-10 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में तृतीय पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 के बीच में चला था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना था। ये भी कई बार का क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में भारत चीन का युद्ध हुआ था। साथीगण आपको याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेराडोमर मॉडल पे आधारित, कृषि पे फोकस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके 56 से 61, अगर मैं बात करूं महालनोबिस मॉडल पे आधारित दोस्तों, उद्योग पे दोस्तों आपके फोकस रखा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में रिलेटेबल, आपके एग्जाम में हमेशा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौन गीत जो मुख्य रूप से लोकगीत का एक रूप है, तो ये कौन से राज्य में बौन गीत मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में ही आपके बौन गीत जो कि गाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, लेकिन उनसे पहले मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की दोस्तों आप अगर लेना चाहते हैं दोस्तों ई बुक जो टॉपिक वाइज करके बनाया गया 2016 से लेकर 2021 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैंने इस ई बुक को बनाने में बहुत एफर्ट लगाया हूँ। एक एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों पीपीटी बनाया हूँ। दोस्तों मैं अपनी मेहनत के लिए मात्र आपसे 21 रुपये ले रहा हूँ। ऐसे मेरे साथीगण जो अभी तक नहीं लिए आप ले लीजिएगा, बहुत ऐसे मेरे साथी जिन्होंने ले चुका है। ठीक है, 500 से भी अधिक क्वेश्चन इस ई बुक में डाला गया। अगर मैं कहूं दोस्तों, इसमें से पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन डी, 1857 की क्रांति, मौरिका नदी बांध, झील, खेल कूद एवं ट्रॉफी, पुस्तक एवं लेखक, त्यौहार एवं उत्सव, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, जनगणना, और आपके एग्जाम में जितने भी 17 टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। वही दोस्तों एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लाया हूँ दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका स्वागत है, इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथीगण की जो विकलांग अश्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर हरिशंकर परसाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर साथीगण मैं बात करूं आपके एग्जाम में खुशवंत सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेन टू पाकिस्तान, ऐसा कोई मेरे साथीगण नहीं होगा जिनको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया, तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगर मैं आर के नारायणन की बात करूं दोस्तों, तो मालगुडी डेज और द गाइड ये दोनों आपके आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं तो मेरी 51 कविता, अमर बलिदान, संसद में 3 दशक और सेक्युलर वाद, ये जितने भी मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो 1 मार्च 1947 ऑप्शन, 18 अगस्त 1947, 19 जुलाई 1947 और 1 अप्रैल 1947। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण, तो 1 मार्च 1947 की अगर बात चला गया दोस्तों, तो उसे उससे पहले अगर चला गया तो उसे भारत का जो कि नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, हमेशा आपके एग्जाम में आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान से आयात और जायद के बारे में हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? दोस्तों आपके एग्जाम में पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर 243 जी है दोस्तों। आपके एग्जाम में जितने भी दोस्तों आर्टिकल पूछा गया है अभी से लेकर 2021, 2020, 2016 में हर एक आर्टिकल क्वेश्चन आपके ई बुक में डाला गया दोस्तों, आप जाके देख लीजिएगा। अगर साथीगण मैं कहूँ ना, अगर मैं पंचायती राज से बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे संविधान के 11वां अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 11वां अनुसूची में एक संशोधन हुआ था जिसका दोस्तों संशोधन का नाम है 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और उसी में दोस्तों आर्टिकल 243 से लेकर 243 कहाँ तक
243 जी तक, सॉरी दोस्तों आपको कमेंट करना, ठीक है, कि कहाँ तक 243 से लेकर 243 शायद वो तक दिया गया, ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया साथीगण, आपको याद रखना। फिर जाके 243 जो कि पी से लेकर 243 जेड जी तक आपके नगर पालिका से बारे में कहा गया, ठीक है। और वहीं ग्राम पंचायत दोस्तों आर्टिकल 40 में कहा गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सॉरी पंचायती से दोस्तों आपकी जो त्रिस्तरीय पंचायत आया था ना, आपके बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, जो हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। और 2 स्तरीय की बात करूँ तो अशोक के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, तो गगनयान आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण की गाट्रा का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन है, हमेशा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहता है, तो WTO आ जाएगा। और दोस्तों जेनेवा जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट WTO का मुख्यालय। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जेनेवा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो साथीगण आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल और जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, तो सांची का स्तूप, पालिका बाजार, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं साथीगण तो सांची का स्तूप आ जाएगा। सांची का स्तूप दोस्तों यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सांची के स्तूप अशोक से संबंधित है साथीगण। गेटवे ऑफ इंडिया का अगर मैं डिजाइनर की बात करूँ ना दोस्तों तो जॉर्ज विटोर्च आ जाएगा, ठीक है, कि जॉर्ज विटेट अगर मैं बात करूँ तो गेटवे ऑफ इंडिया का आपके जो डिजाइनर है। और वहीं मैं अगर इंडिया गेट की अगर मैं डिजाइनर की बात करूँ साथीगण तो आपके लुटियन आ जाएगा, ठीक है, लुटियंस। ये दोनों पॉइंट आपके याद रखना है। और उसी तरह से अगर मैं नई संसद भवन की बात करूँ दोस्तों तो आपके विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया था। हमेशा आपके एग्जाम में डिजाइनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाता है जहां स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके झारखंड में सरहुल का फेस्टिवल मनाया जाता है, हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ टूसू पर्व, भगता पर्व और आपकी सरहुल पर्व, ये तीनों, और साथ ही चांदी पर्व, ये जितने भी मैं आपको कहा ना दोस्तों, टूसू पर्व, भक्ता पर्व, सरहुल पर्व और चांदी पर्व, ये जितने भी मैंने कहा ये झारखंड के बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और हमेशा दोस्तों झारखंड में कोई ध्यान नहीं देता है, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, दोस्तों आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोस्तों गुजरात से पैराग्लाइडिंग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, पतंग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर साथीगण मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की तो भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो वही पूछ रखा है कि राजा धंगदेव द्वारा कौन वंश से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदेल वंश से संबंधित राजा धंगदेव, जिन्होंने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव से संबंधित है उनका निर्माण करवाया था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चंदेल वंश और कलचुरी वंश के संस्थापक, इनसे रिलेटेड राजधानी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं राष्ट्रकूट वंश की बात करूं तो दंती दुर्ग इनके संस्थापक है, दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और वस्तुओं के संबंध में संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है, दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 49 में कहा गया कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक है ना उनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा जिम्मेदारी है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48 ये अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 48 ये आपके वन एवं वन्यजीव के बारे में कहा गया। और आर्टिकल 48 में आपके जो गाय वगैरह वगैरह जो है ना वस्तु जानवर उनको वध से रोकने के बारे में भी हमारा आर्टिकल में कहा गया 48 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये बहुत बड़े नाम है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो साथीगण आप सबको याद रखना है। इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ आपके लिए मेरे साथीगण, अगर आपको RRB NTPC की ई बुक लेना दोस्तों, जो टॉपिक वाइज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनाया गया दोस्तों, मेरे पूरे एफर्ट के साथ इसमें काम किया गया है, बहुत ऐसे मेरे दोस्त जिन्होंने ले चुका है। अगर आपको लेना है दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जीवन में आपने बहुत पेमेंट किया होगा, मात्र 21 रुपया पेमेंट कर लो दोस्तों। 17 टॉपिक है दोस्तों और 17 के 17 दोस्तों आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं दोस्तों जो आप कह सकते हो कि इनसे टॉपिक से एग्जाम में ना आता होगा, बता दो दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं आता है, अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं आता है, विटामिन से क्वेश्चन नहीं आता है, रोग से क्वेश्चन नहीं आता है,
1857 की ग्रंथि से क्वेश्चन नहीं आता है, मौर्य काल से नहीं आता है। नदी बांध हो गया, खेल कूद हो गया, पुस्तक लेखा हो गया, त्योहार और उत्सव हो गया, लोक नृत्य आ जाएगा, वाद्य यंत्र आ जाएगा, जनगणना आ जाएगा। क्या दोस्तों इनसे क्वेश्चन नहीं आता है? दोस्तों वही जो कि टॉपिक छाटा गया जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, और हर एक क्वेश्चन आपके ई बुक में डाला गया, वही क्वेश्चन दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। फर्जी टाइप का क्वेश्चन नहीं डाला हूँ दोस्तों, मेहनत किया हो तब जाके पैसा लूंगा, ठीक है। तो आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे जरूर जुड़िए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये ट्रायल के माध्यम से मैं कुछ लगा दी हूँ, पूरा आप सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है फ्रंट पेज में दोस्तों पहले डाला गया है कि हर एक क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक कितने कितने नंबर के बीच में क्वेश्चन डाला गया, ताकि वहां से आप इजिली दोस्तों उस टॉपिक डायरेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पुस्तक में लेखक पढ़ना है, तो पुस्तक लेखक दोस्तों वहाँ क्या दिया गया कि 301 से लेकर 350 तक डाला गया है, जाओ दोस्तों पढ़ो। तो दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत किया गया। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबका दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।